हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी चैप्टर की, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संततता या सातत्य। क्लास 12 के कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर कंटिन्यूटी। तो आइए बात करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एक ऐसा चैप्टर जिसमें कोई गणित नहीं, जिसका कोई मैनिपुलेशन नहीं, जिसमें कोई अपना कोई खास अलजबरा नहीं, जिसमें जो जरूरत होने वाली पढ़ने वाली जो भी बातें हैं इसको ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों को जरूरत पड़ेगी फंक्शन की, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्लास 12 में पढ़ा। हम लोगों को जरूरत पड़ती है लिमिट्स की, कॉन्सेप्ट की, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के कॉन्सेप्ट की, हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो बस उन्हीं का जो मैनिपुलेशन है, उन्हीं की जो गणित है, उसी का हम लोग यूज करेंगे इसमें। क्लियर? कंटिन्यूटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके पहले थोड़ा सा हम समझा दें। जैसे आपने पढ़ा होगा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3, और अगर मुझे कोई पॉइंट दे दिया गया, x का कोई वैल्यू दे दिया गया 3, और मैंने बोला कि एट x = 3 आप इस फंक्शन का वैल्यू निकालें, तो आप क्या करते हैं? आप यहाँ पे x की जगह पर x का ये शुद्ध मान रख देते हैं 3, और यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। 2 × x का वैल्यू कितना लिखते हैं 3, अब प्लस कितना 3, 3 × 2 = 6, प्लस कितना 3, और मिल जाता है आपको 9। इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिसको हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ लिया है। इसको हमको अभी पढ़ने की बात नहीं करनी, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। दूसरी बात, वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये लिमिटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 3 रिप्रेजेंट करता है, fx के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जब x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जिसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। तो जब हम लिमिटिंग वैल्यू की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू की बात अगर हम बोले तो क्या होता है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटा एक उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि लिमिट होता क्या है। लिमिट जो होता है वो भी वैल्यू ऑफ फंक्शन ही होता है। लिमिट जो होता है वो भी वैल्यू ऑफ फंक्शन ही होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट एट x = 3, ये एक्यूरेट x = 3 पर होता है। और जो लिमिट की बात जब हम करते हैं, वैल्यू ऑफ लिमिट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन, इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन, इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन क्लोज टू, वेरी क्लोज कर दीजिए, वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। मतलब जो लिमिट होता है यह भी वैल्यू ऑफ फंक्शन ही होता है। जो लिमिट होता है वो भी वैल्यू ऑफ फंक्शन ही होता है, लेकिन ये किसी पॉइंट पर नहीं होता है, किसी पॉइंट के बहुत बहुत करीब होता है। मतलब अगर मुझे x = 3 पर अगर लिमिट की बात करनी होगी तो हम x = 3 एग्जैक्टली निकालते हैं लोग। हम लोग 3 के जो नियरेस्ट पॉइंट हैं, जो नियरेस्ट वैल्यूज हैं, उन पे हम लोग बात करते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है लिमिट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लिमिट के एग्जिस्टेंस की, तो आप सबको पता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट किसी पॉइंट पर, किसी फंक्शन का लिमिट वैल्यू किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट तब करता है जब उस पॉइंट पर वो लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड से एग्जिस्ट करता है, और राइट हैंड लिमिट मतलब राइट साइड से भी एग्जिस्ट करता है, जिसको आप लोग कैसे डिनोट करते हैं? आप लिखते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। आप इसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y = fx और कोई पॉइंट है x = a, तो y = fx पर, यहाँ पर y = fx का x = a पर अगर हम लोग लेफ्ट लिमिट की बात करें, फ्रॉम लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट साइड से अगर लिमिट की बात करें एट x = a, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको लिखते कैसे हैं? लिमिट यहाँ पे h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, आप लिखते हैं यहाँ पर a - h। क्लियर? डिनोट करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट
यहाँ पे लिख सकते हैं x टेंड्स टू a माइनस a नेगेटिव, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं fx। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, क्लियर। अगर इसका वैल्यू हम निकालते हैं, ये सब सारी बातें हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ लिया है, बस 1 से 2 मिनट में इन सब का हम आप लोगों को डिटेल दे देंगे, एक बार हम आप लोगों को रिलाइव करा देंगे ताकि आप उसको जान लें। ये सारी बातें 11th की है, अगर इस पे बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं है आपका तो उसको जाके करना पड़ेगा, तब जाके कंटिन्यूटी की बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कंटिन्यूटी का कोई अपना गणित नहीं है। कंटिन्यूटी का जो भी गणित है वो लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और फंक्शन पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? तो हमने क्या बोला कि हम लोग इसके वैल्यू को निकालते हैं, और अगर इसका कोई वैल्यू एक डेफिनिट नंबर मिल जाता है, कोई एक निश्चित संख्या मिल जाता है, तो हम इसको कहते हैं लोग क्या कि इसका एग्जिस्टेंस है, लेफ्ट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस है। क्लियर? सिमिलरली हम लोग यहाँ पे RHL की बात करते हैं लोग, RHL की बात करते हैं लोग, लिखते हैं लोग कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। राइट साइड से हम लिमिट की बात करते हैं, अगर इसका वैल्यू भी हमको मिल जाता है, कोई डेफिनिट नंबर, कोई निश्चित नंबर, कोई फिक्स नंबर अगर हमको मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? और अगर राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, और अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, मैंने फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट मतलब उसका वैल्यू कोई डेफिनेट नंबर आता है, और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, क्लियर, मतलब उसका भी वैल्यू कोई डेफिनेट नंबर आता है, और दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाता है, क्लियर, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो इस बात को हम कैसे यहाँ पे बताएंगे? जैसे मैंने बोला कि यदि यहाँ पे यदि LHL इज इक्वल टू RHL, क्लियर, LHL की बात हम यहाँ पे और RHL की बात हमने यहाँ पे कर लिया है। तो यदि LHL इज इक्वल टू RHL लिखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे जो लिमिट होगा फंक्शन का, जो लिमिट होगा, अगर यहाँ पे मैंने 3 लिखा, अगर हम यहाँ पे a की बात करें तो एट x इज इक्वल टू a, यहाँ पर एट x इज इक्वल टू a, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx व्हेन x अप्रोचेस टू a, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा, का अस्तित्व है। मतलब अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एग्जिस्ट। मतलब अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है और किसी फंक्शन का लिमिट वैल्यू क्या होता है, ठीक है। और अगर ये दोनों बातें अगर आप जान चुके हैं, अगर इसका बेहतर कॉन्सेप्ट, तो आपको 11th में जाके एक बार फिर झांकना होगा, क्योंकि ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट फॉर अस, काफी इंपॉर्टेंट होगा कंटिन्यूटी के लिए, ओके। जो कि मैंने पहले भी बता दिया था, कंटिन्यूटी का सारा मैथमेटिक्स, सारा मैनिपुलेशन जो भी है वो सब डिपेंड करता है किस पे? फंक्शन पे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स पे, ओके। चलिए आप इसको कॉपी करिए, बात करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को अगर हम मैथमेटिक्स से हटा दें, मैथमेटिकली अगर हम कंटिन्यूटी की बात न करें, जो अंग्रेजी वर्ड है अगर हम उसी से बात करें, तो आपको कंटिन्यूटी अपना कंप्लीट डेफिनेशन दे देता है, उसका जो नाम है वही उसको डिफाइन कर देता है। कंटिन्यूटी जनरली आप क्या समझते हैं? कंटिन्यूटी मीन्स हैज नो ब्रेक, नो गैप। जिन चीजों में कहीं कोई गैप नहीं है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, उसी को तो कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे अगर हम प्रत्येक दिन मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए जाते हैं, कभी हम गैप नहीं करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वॉकिंग है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअसली हम वॉकिंग करते हैं, क्लियर। तो कभी भी आप कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो जो उसका नाम है कंटिन्यूटी, वही खुद को डिफाइन कर देता है। तो कंटिन्यूटी की बात अगर हम यहाँ पे करें, कंटिन्यूटी मीन्स आप समझिए यहाँ पे नो ब्रेक, नो गैप और नो गैप, क्लियर। बस ये समझना, मतलब मैथमेटिकली नहीं समझना, आपको ऐसे लिटरली समझ लेना है कि कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। तो कंटिन्यूटी मीन्स क्या हुआ? नो ब्रेक, नो गैप। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि किसी फंक्शन का, अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ करते वक्त अगर हमारे हाथ में चौक है या हमारे हाथ में पेन है, पेंसिल है, मार्कर है, जो भी है, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते वक्त, ठीक है, मैथमेटिकली हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, हम इनफॉर्मल आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमारा कभी भी चौक या हमारा पेन
हमको ड्रॉ करते वक्त अगर हमने नहीं उठाया तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन क्रिएट होता है जो आप लोगों को जान लेना चाहिए। जैसे ग्राफ की बात मैंने कर ली, अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि कंटिन्यूटी की बात हम किसकी करते हैं, किसके कंटिन्यूटी की बात करते हैं? तो निश्चित रूप से आप लोगों का क्या आंसर होगा, किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करते हैं। क्लियर? पहली बात ये जान लेना है कि जब भी हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि कंटिन्यूटी की बात हम कहां करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कंटिन्यूटी की बात हम कहां करते हैं, क्लियर? तो आपको ये याद रखना है और 1000 बार आपको, लाख बार आपको इसको रिवाइज करते रहना है, इसको लिखना है अपने कॉपी पर, बार बार रिपीट करना है कि कंटिन्यूटी की बात हमेशा हम फंक्शन के डोमेन में करते हैं। क्लियर? इस बात को जितनी बार हो सके उतनी बार आप रिवाइज करें। कंटिन्यूटी की बात हमेशा हम कहां करते हैं, किसी फंक्शन के डोमेन में करते हैं। कंटिन्यूटी की बात कहां करते हैं, किसी फंक्शन के डोमेन में करते हैं। तो इस बात को हम सबसे पहले लिख देते हैं कि कंटिन्यूटी की बात हम कहां करते हैं। अरे फंक्शन डिफाइंड ही होता है, फंक्शन की बात ही हम करेंगे तो हम उसके डोमेन में करेंगे, क्योंकि फंक्शन विदाउट डोमेन आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो फंक्शन की किसी भी चीज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कंटिन्यूटी की अगर हम बात करेंगे तो उसके डोमेन के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। बात समझ पा रही ना? तो यहां पे जब हम लिखेंगे कि कंटिन्यूटी इज कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज ओनली सीन इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन यहां पे लिख दिया, डोमेन। क्लियर? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज ओनली सीन, इट्स डोमेन कर सकते हैं, इन द डोमेन। इन द डोमेन कंटिन्यूटी की बात हमेशा फंक्शन के डोमेन में की जाती है। ये पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, और ये हम ट्रिपल स्टार कर देते हैं, जो कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी की। एक सेकेंड पॉइंट, एक पहली बात मैंने आप लोगों को बता दी है, कंटिन्यूटी डोमेन के बाहर करेंगे ही नहीं। कंटिन्यूटी की बात डोमेन के बाहर हमको करना ही नहीं है, किसी भी शर्त पर नहीं करना है। एक ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कैन बी ड्रॉन without lifting the pen, then it is continuous. ओके? जो देहाती भाषा एक तरह से कहें, देहाती भाषा में अगर आप समझें तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी हम फंक्शन की बात करते हैं, तो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी की जब हम बात करेंगे तो हम उसके ग्राफ से करेंगे। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमको कभी भी पूरा, अगर ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, तो अगर ग्राफ ड्रॉ करते वक्त कभी भी हमने पेंसिल को नहीं उठाया, कहीं भी पेंसिल मुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, तो उस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। ये चीज आपको बता दिया गया इनफॉर्मल, ये मैथमेटिकली डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। पहली बात आपने क्या जाना, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज ओनली सीन इन द डोमेन, और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि इफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन, देन इट इज कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दें कि ग्राफ, जैसे हम एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं, पहले हम आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को आप याद कीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ते हैं प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो कभी भी आपको यहाँ पे चौक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कभी भी आपने देखा, देखिए यहाँ पे ग्राफ में कहीं कोई गैप नहीं है, इसका मतलब कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। सेकेंड ग्राफ दिखाते हैं हम आप लोगों को, जैसे हमने लिया y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 10x, ठीक है। 10x का ग्राफ आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, इस तरह का ग्राफ होता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2,
ठीक है, 5π/2 माइनस π/2। ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं ये होता है 0। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं, यहां पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। जब आप tan का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप ऐसे ड्रॉ करते हैं। जब आप tan का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे ड्रॉ करते हैं ना। अब अभी तो मैंने आपको बताया कि इफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन, क्लियर, ये मैंने अभी लिख दिया। और अभी जो मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया, इसमें मैंने पेन को या मार्कर को या चौक को मैंने बार बार उठाया। तो आपको क्या लग रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो जो फर्स्ट टाइम आप जब इसको सोचेंगे, फर्स्ट साइड मतलब एक होता है ना कि प्रथम दृष्टया जब आप इसको सोचेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि टीचर ने तो बताया है या आपने तो बताया है कि जब मार्कर या पेन या पेंसिल उठ जाए तो फिर वो कंटिन्यूअस नहीं है ना। और आपने यहाँ पे देखा, मैंने पेंसिल को अपने चौक को उठाया, जब चौक उठाया तो आपने यहाँ पे प्रथम दृष्टया क्या बोलेंगे कि भाई ये कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अब यहाँ एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड कर दे। हमने बात करी है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने बात करी है कि कंटिन्यूटी की बात हमेशा हम फंक्शन के डोमेन में करेंगे। तो पेंसिल उठना जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये डिपेंड करता है डोमेन पर। हमारा पेंसिल नहीं उठना चाहिए, लेकिन कहां नहीं उठना चाहिए? फंक्शन के डोमेन में नहीं उठना चाहिए। अगर फंक्शन के डोमेन के बाहर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और वहां अगर पेंसिल उठ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो पेंसिल है या हमारा जो चौक है या हमारा जो पेन है वो कहां नहीं उठना चाहिए? वो नहीं उठना चाहिए फंक्शन के डोमेन में। अगर फंक्शन के डोमेन के बाहर हमारा पेंसिल उठता है, हमारा चौक उठता है, तो वहां पे कंटिन्यूटी फेल नहीं करता है। अब यहां पे आपने देखा कि पेंसिल में मैंने चौक उठाया, जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो मैंने चौक उठाया, लेकिन चौक कहां उठाया? मैंने चौक उठाया π/2 पर। मैंने चौक कहां उठाया? मैंने यहां पर 3π/2 पर। मैंने चौक कहां उठाया? 5π/2 पर। मैंने चौक कहां उठाया? -π/2 पर। तो मैंने उठाया, यहां पे मैंने चौक को उठाया, लेकिन कहां उठाया? मैंने यहां पे चौक को कहां उठाया? उठाया π/2 पर। देखिए यहां पे ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। ग्राफ यहां पे मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, इस चीज को सुधार देते हैं। ग्राफ यहां पे ठीक है, -3π/2 यहां पर 0 पर, ये देखिए पाई है, 0 पाई है, यहां पे कितना है? 2 पाई है। देखिए गौर से, ठीक है, ये थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया, यहां पे गलती से होगा। अब समझिए, यहां पे मैंने चौक को उठाया, लेकिन कहां चौक मेरा उठा है? मेरा चौक उठा है 3π/2 पर। मेरा चौक उठा है π/2 पर। मेरा चौक उठा है, यहां पर देख लीजिए -π/2 पर। मेरा चौक उठा है कहां? 5π/2 पर। अब क्या π/2, 3π/2, 5π/2 ये tan के डोमेन में है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप tan के डोमेन की बात करते हैं, अगर आप tan के डोमेन की बात करते हैं, यहाँ पे डोमेन ऑफ, यहाँ पे टेंजेंट फंक्शन की बात करते हैं, तो आपको पता है कि r माइनस होता है यहाँ पे x such that x is equal to 2n plus 1 into π/2 where n belongs to I। क्लियर? आपको पता होता है कि पूरे रियल नंबर के सेट में से π/2 के ऑड मल्टीपल को हम लोग माइनस करते हैं, बिकॉज π/2 के ऑड मल्टीपल पर tan अनडिफाइंड होता है ना। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसके डोमेन को अगर तोड़ के लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? -π/2 to π/2 यूनियन π/2 to 3π/2, 3π/2 यूनियन 3π/2 to यहाँ पे 5π/2, 5π/2, ये हमारा डोमेन होता है। तो जब tan का यहाँ पर डोमेन ही टूटा है, यहाँ पे टुकड़ा में जब इसका डोमेन ही है तो हमारा ग्राफ भी टुकड़े में होगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे पेंसिल को उठाया, हमने चौक को उठाया, लेकिन कहाँ उठाया? उस पॉइंट पर उठाया जो डोमेन में नहीं है। और अगर डोमेन में नहीं है पॉइंट, तो वहां पे चौक उठाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कंटिन्यूटी की बात कहां करते हैं? हम डोमेन में करते हैं। हमारा मार्कर या हमारा चौक कहां नहीं उठना चाहिए? डोमेन में नहीं उठना चाहिए। अगर डोमेन में कहीं उठ गया तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर डोमेन के बाहर कहीं उठता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहां पर ये बात आपने समझ लिया,
ठीक है, tan। तो ग्राफिकली आपने क्या देखा कि sin और tan दो जो मैंने आपको ग्राफ बताया, ये दिखाया कि फंक्शन का जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं वो नहीं उठना चाहिए डोमेन में, और अगर कहीं उठ रहा है और अगर वो पॉइंट डोमेन में मौजूद नहीं है तो उससे कंटिन्यूटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। अगर यहाँ पे एक और आपको ग्राफ लेके दिखाते हैं, एक छोटा सा ग्राफ और लेते हैं। जैसे आप लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन का नाम सुना होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो आपको पता है इसका डोमेन जो होता है, इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर का सेट। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 1 2 -1 -2 ऐसे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। देख लीजिए, ये याद कीजिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डोमेन तो इसका पूरा रियल नंबर का सेट है, और आपने यहाँ पे क्या किया, जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो देखिए आपने 1 पर यहाँ पे 1 पर आपने यहाँ पे पेंसिल को हमने चौक को उठाया, आपने यहाँ पे देखा 2 को मैंने 2 पर चौक को उठाया, आपने क्या देखा 3 पर हमने चौक को उठाया, 3 पर हमने यहाँ पे क्या किया, चौक को उठाया। तो हमने चौक को हमेशा उठाया, बार बार उठाया, और कहाँ उठाया, इंटीजर्स पर उठाया। और इंटीजर्स रियल नंबर के सेट का हिस्सा है, रियल नंबर के सेट में आता है इंटीजर, आता है ना, जितने भी इंटीजर्स है वो सब रियल नंबर है, और हमने चौक कहाँ उठाया, रियल इंटीजर्स पर उठाया। तो इसका मतलब कि जब हमने यहाँ पे डोमेन जो है, उस डोमेन के अंदर में ही मैंने ग्राफ ड्रॉ करते वक्त चौक को उठा दिया, हमारा चौक उठा, और कहाँ उठा, डोमेन के अंदर उठा, डोमेन के बाहर नहीं उठा। 1 2 3 4 पर हमारा चौक उठा ग्राफ ड्रॉ करते वक्त, और ये 1 2 3 हमारे डोमेन के अंदर हैं। तब इस बात पर अब हम इसको समझते हुए कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस कहाँ नहीं है, ये कंटिन्यूअस इंटीजर्स पर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका फंक्शन है y = fx, ये x = 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ये x = 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 पर जाके देख लीजिए, 1 पर जाके देख लीजिए हमारा चौक उठा है ग्राफ ड्रॉ करते वक्त, यहाँ पे 2 पर हमारा चौक उठा है। तो चौक कहाँ नहीं उठना चाहिए, उस पॉइंट पर नहीं उठना चाहिए जो डोमेन में है। जो डोमेन में नहीं है उस पॉइंट पर अगर चौक उठता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात पे एक बार फिर रिवाइज कराएंगे कि कंटिन्यूटी की बात हमेशा हम डोमेन में करते हैं, किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात उसके डोमेन में करते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। चलिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y = fx, और अगर कोई पॉइंट है x = a, ठीक है। कंटिन्यूटी की बात अभी हम लोग पॉइंट पे करने जा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पर। उसके बाद हम लोग बारी बारी से आगे बढ़ेंगे लोग, और इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी इन द इंटरवल। इंटरवल में भी हम लोग कंटिन्यूटी की बात करेंगे लोग। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात किसकी करेंगे लोग, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अगर कोई फंक्शन है और कोई पॉइंट x = a है, और इस पॉइंट पर इस फंक्शन का हम वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और अगर इस पॉइंट पर इस फंक्शन का लिमिट वैल्यू निकालते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर इस पॉइंट पर इस फंक्शन का हम लिमिट वैल्यू निकालते हैं, और अगर इसी पॉइंट पर इस फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, और अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाता है, अगर हमने यहाँ पे बोला लिमिट, यहाँ पर x टेंड्स टू a fx, ध्यान देना है, अगर लिमिट भी वैल्यू एग्जिस्ट कर गया और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी एग्जिस्ट किया, और दोनों आपस में इक्वल हो गया, तब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि f इज कंटिन्यूअस, f इज एट x = a। क्लियर। अब फिर एक बार बात करते हैं कि कोई फंक्शन है, अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले उसके वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, फिर लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे। अगर दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है एट दैट पॉइंट। थोड़ा सा इसका मतलब समझिए।
ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, जैसे कि अगर x इज इक्वल टू a है, यहाँ पे x इज इक्वल टू a है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, यहाँ पे x इज इक्वल टू a कोई पॉइंट है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है ना कि जब हम लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं तो क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, मतलब उस पॉइंट के बहुत 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 करीब बात करते हैं, एट दैट पॉइंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बात करी कि ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आपको पहले से पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज, यहाँ पे क्या कहेंगे कि लिमिट, यहाँ पर x टेंड्स टू या h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं? a पर, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन की। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ a, क्लियर? तो जब आपने इसके एग्जिस्टेंस की बात करी, इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात करी, राइट हैंड लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात करी, या दोनों की इक्वालिटी की बात करी, दोनों सेम है, क्लियर? और जब मैंने इसको इक्वेट किया इससे, इसका मतलब कि f जो है वो भी बराबर है। तो अगर ये तीनों बराबर है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझिए क्या, अगर ये x इज इक्वल टू a है और लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं, मतलब अगर ग्राफ हमारा, अगर हम हमारा x का वैल्यू यहाँ पे a से छोटा वैल्यू, अगर हम a से छोटे से, मतलब a से बाईं तरफ से, अगर बाईं तरफ से हम a की तरफ जा रहे हैं, अब तब भी हम पहुंच रहे हैं कहां पर? a पर। अगर हम a से दाईं तरफ से, राइट साइड से अगर हम पहुंचते हैं a पर, और अगर हम f पर बात करते हैं तो हम तब भी पहुंचते हैं यहाँ पर a पर, ठीक है? मतलब हर केस में हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ a पर पहुंचते हैं। अगर a से बाईं तरफ से हम चलते हैं तब भी हम a पर पहुंचते हैं, अगर हम यहाँ पे दाईं तरफ से चलते हैं तब भी हम a पर पहुंचते हैं, और a पर भी हम यहीं पर पहुंचते हैं। मतलब हम चाहे जिधर से चले, हम लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, चाहे एट अ पॉइंट बात करें, हम पहुंचेंगे यहीं पर, क्लियर? इसी को हम कहते हैं कंटीन्यूअस। क्योंकि आप जब यहाँ से चलना शुरू किए, लेफ्ट से चलना शुरू किए, तो राइट में जाके आप जुड़ गए और आप कंटिन्यूअसली अपने सफर को जारी रखे, मतलब अपने ग्राफ को कंटिन्यू रखा, मतलब कहीं गैप नहीं आया, ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त कहीं गैप नहीं आया, कहीं कोई ब्रेक नहीं आया। इट मींस क्या कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब समझ में आया? अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो कोई फंक्शन है और किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी की बात करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद राइट हैंड लिमिट, उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन। सबसे पहले चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट मतलब उसका वैल्यू कोई डेफिनेट वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फंक्शन ऑफ वैल्यू, फंक्शन ऑफ a निकालेंगे, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। अगर ये भी एग्जिस्ट किया, ये भी एग्जिस्ट किया और ये भी एग्जिस्ट किया, और अगर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ गया, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a। लेकिन अगर इसमें से ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी फेल किया, तो फिर फंक्शन वहां पे कंटीन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। मतलब अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को, अगर हम बोलचाल की बात में करें, भाषा में करें, तो अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त आपने पेंसिल को कहीं उठा दिया, कहां उठा दिया? डोमेन के अंतर्गत अगर उठा दिया तो वो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। लेकिन अगर डोमेन के बाहर आपने उठाया, जितनी बार उठाया, बैठाया, सुताया, जो भी आपने किया, ठीक है? क्योंकि जब भी आप बात करेंगे तो डोमेन की बात करेंगे, फंक्शन की बात डोमेन के अंतर्गत ही होगी। आप उसको उठाइए, बैठाइए, सुलाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन डोमेन के अंतर्गत ही कीजिए। तो जब भी बात हम करेंगे वहां पे कंटिन्यूटी की, तो डोमेन में करेंगे। रिपीट कर दिया मैंने। तो अगर आप यहाँ पे डोमेन के अंतर्गत आपने ग्राफ ड्रॉ करते वक्त कहीं पेंसिल को नहीं उठाया तो कंटिन्यूअस, और अगर उठा दिया तो डिसकंटिन्यूअस। मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, अगर तीनों इक्वल आ गया तो कंटिन्यूअस हो गया। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा बात करते हैं, इसको कॉपी करने से पहले लिमिट की बात करें। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx की बात करें, f a माइनस h की बात करें, जिसको हम कहते हैं LHS। fx हमारा फंक्शन है और पॉइंट है x इज इक्वल टू a। मैंने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात करी, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, और मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करी, फंक्शन ऑफ a। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए और अगर ये नॉट इक्वल टू हो तब भी कंटीन्यूअस नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नॉट इक्वल हो, ये दोनों अगर इक्वल हो
तभी डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों नॉट इक्वल हो तब भी डिसकंटिन्यूअस है। अगर इसमें से कोई एग्जिस्ट नहीं करे, अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया डज नॉट एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तब भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसमें से तीनों में से अगर किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूटी का सिर्फ एक शर्त है, क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर? तब जाके वो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। क्लियर? इसका मतलब मैंने समझा दिया कि अगर हम लेफ्ट से जाए, राइट से जाए, और अगर हम वैल्यू की बात करें तो हर केस में हम पहुंचे कहां पर? फंक्शन ऑफ ए पर। हम हर पॉइंट, हर केस में कहां पर पहुंचे? फंक्शन ऑफ ए पर। तब उसको हम बोलेंगे कंटीन्यूअस। अगर इसमें से कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ भी फेल करता है, तो उसको बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस। आइए कुछ क्वेश्चंस को लेकर, एग्जांपल को लेकर तब समझने की कोशिश करते हैं। fx is equal to modulus of x is continuous at x is equal to 0। क्लियर? आपको अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकली अगर हम इसको समझाएं तो आपको पता है कि y is equal to modulus of x का ग्राफ v टाइप होता है। ठीक है? आप इसका ग्राफ इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से। और ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको पता है कि इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है रियल नंबर का सेट। और पूरे रियल नंबर के सेट में आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कहीं भी आपका पेंसिल उठता नहीं है। तो ग्राफिकली अगर आप देखें तो आपको खट से पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। मैथमेटिकली थोड़ा बात करते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू fx, ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, या fx अगर दिया हुआ है तो fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, और पॉइंट कितना है? x इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लिमिट वैल्यू और उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों निकाल लेते हैं। अगर लिमिट वैल्यू का केस, जैसे कि अगर फंक्शन अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग डिफाइन हो रहा है तो वहां पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की बात कर लेंगे। ठीक है? यहाँ पर तो x के हर वैल्यू के लिए यही फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कितना है आपके पास? मॉडुलस ऑफ x। और आपको जैसा लिमिट में पता है कि कोई भी फंक्शन जो होता है अगर वो 0/0 के फॉर्म पर नहीं होता है लिमिट पुट करने पर, तो हम डायरेक्ट उसमें लिमिट पुट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यहाँ पे क्या लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो ये लिखना छोड़ देंगे, ये नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर x का वैल्यू लिख दिया मैंने 0। अब वैल्यू कितना आ गया? 0। इक्वेशन कितना? फर्स्ट। अगर आप यहाँ पे फंक्शन एंड, अगर आप फंक्शन ऑफ 0 की बात करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? मॉडुलस, शुद्ध वैल्यू लेकर के 0 का रख देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। इक्वेशन कितना? सेकंड। और आपने यहाँ पे क्या देखा? क्लियरली यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है ना, यहाँ पे इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 इक्वल है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? देन इंप्लाई fx इज कंटीन्यूअस, fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये आपने मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। दो फंक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, दोनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फंक्शन हमारे पास है इतना इतना, एट x इज इक्वल टू 1, मुझे कंटिन्यूटी की बात करनी है। आपको पहले एक बात समझ लीजिए कि अगर मैंने लिखा एट x इज इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू 1, इट मींस व्हाट? इसका मतलब होता है आइदर x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। अगर x के वैल्यू लेस देन 1 की बात करें तब भी हम इसी में बात करेंगे, इसी कंडीशन के लिए बात करेंगे, मतलब इसी फंक्शन की बात करेंगे, और ग्रेटर देन 1 पर जब बात करेंगे तो हम इसी फंक्शन की बात करेंगे। क्लियर? अगर हम एट x इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात करेंगे। मतलब फंक्शन यहाँ पे ब्रेक कहाँ हो रहा है? 1 पे, मतलब 1 पे जाके वहां पे अलग अलग केस में बढ़ रहा है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे लोग, जैसे सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन, तो मुझे किस पर बात करनी है? एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर? हम अब यहाँ पे LHL की बात कर लेते हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ किस पॉइंट पर बात करनी है? 1 पर, तो 1 माइनस h नहीं होगा। अब बताइए लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू 0, जब आप 1 माइनस h की बात करते हैं तो आप लेस देन 1 की बात कर रहे हैं, और लेस देन 1 कहाँ यहाँ पर इंक्लूड है? यहाँ पर लेस देन 1 का कंडीशन कहाँ पे है? यहाँ पर नॉट इक्वल टू में।
क्योंकि नॉट इक्वल टू में दोनों केस है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो हम बात किसकी करेंगे, इस फंक्शन की। ये फंक्शन x के लिए है, हमको बात किसके करनी है 1 माइनस h के लिए। तो यहाँ x के लिए हम लोग x के बदले में क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h, पावर कितना 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 माइनस h और माइनस कितना 1, जहां जहां x था वहां मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 माइनस h। आगे देखिए, ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया जी। अब लिमिट के क्वेश्चन को हम तब तक सिंपलीफाई करते रहेंगे, तब तक लिमिट पुट नहीं करेंगे जब तक कोई 0/0 के फॉर्म से हट ना जाए। क्योंकि अभी ऑलरेडी देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू 0 पुट करके देखिए, लिमिट जब आप यहाँ पे इसका वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो फंक्शन 0/0 के फॉर्म पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। और कब तक, जब तक ये 0/0 के फॉर्म से नहीं हटे। चलिए लिमिट a माइनस b दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, h हो गया अब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा माइनस h। क्लियर। यहाँ पे बात करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए ये 1 1 कैंसिल हो गया, इन दोनों में से h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन लेंगे, माइनस h कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस h और डिवाइडेड बाई माइनस h कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए 0/0 के फॉर्म से हट चुका है, लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए हमारा वैल्यू 2 मिला, मतलब हमारा LHL एग्जिस्ट किया। अब हम बात यहाँ पर करेंगे RHL की बात करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, RHL को ऐसे ही इंडिकेट करते हैं लोग। अब बताइए 1 प्लस h ग्रेटर देन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। दोनों केस इसी में इंक्लूड है, एक नॉट इक्वल टू 1 में, लेस देन 1 भी और ग्रेटर देन 1 भी। तो हम यहाँ पर फिर इसी फंक्शन को यूज करेंगे। आप कितना लिखेंगे 1 प्लस h दी होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस h माइनस 1। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, हम इसको ब्रेक करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 बाई यहाँ पे h हो जाएगा, 1 1 कैंसिल, h कॉमन लेके कैंसिल करेंगे लोग यहाँ पर, तो कितना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन 2 प्लस h बाई कितना h कैंसिल, लिमिट पुट करेंगे कितना आएगा 2, इक्वेशन सेकंड। मतलब हमारा RHL भी एग्जिस्ट किया ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लोग एंड यहाँ पे फंक्शन ऑफ g। हमारा देखिए यहाँ पे जब हम x इज इक्वल टू 1 पर बात कर रहे हैं तब हमको वैल्यू कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। अब आप गौर से देखिए, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला कितना मिला 2, राइट हैंड लिमिट निकाला कितना मिला 2, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना मिला 2, तीनों एग्जिस्ट किया, तीनों इक्वल है। इसका मतलब कि फंक्शन जो है एट x इज इक्वल टू 1 कंटीन्यूअस है। इस बात को लिखेंगे कैसे, क्लियरली LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1, तीनों बराबर है, लिखेंगे देन इंप्लाई fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो अगर LHL और RHL दोनों का केस लेना चाहें तब भी ले सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं लोग किस पॉइंट पर एट x इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर फिर हम लोग क्या लेंगे लोग, यहाँ पर LHL लेंगे लोग। LHL कैसे लिखेंगे लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, है ना। 0 माइनस h रिप्रेजेंट्स लेस देन 0, तो जब लेस देन 0 की बात करेंगे तो कहाँ शामिल होगा, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 3 into 0 minus h ओवर 0 minus h। क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिमिट का क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन हो गया जो आपने 11th में पढ़ा था। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे sin 3 minus h, मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस sin 3h और डिवाइडेड बाई माइनस h, क्योंकि आपको पता है कि sin माइनस थीटा का वैल्यू माइनस sin थीटा होता है, तो sin माइनस 3h माइनस sin 3h हो जाएगा, कैंसिल करेंगे लोग। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जितना एंगल है उतना ही से डिवाइड होना चाहिए और उतना ही हम लोग को देखिए आप उतना ही टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो sin 3h है तो मैंने नीचे 3h कर दिया और 3 तो मैंने एक्स्ट्रा दे लिया क्योंकि केवल h था तो मैंने बैलेंस कर दिया 3 से। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो आपने यहाँ पर कितना लिया 1 into 3, वैल्यू कितना हो गया 3।
पता है आपको कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। ये फॉर्मूला आपको पता है। हम लोगों ने देख लिया LHL एग्जिस्ट किया, ठीक है। अब बात करते हैं RHL की। RHL की बात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। फिर हम कहां भाग के जाएंगे, इसी पर, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 का केस है, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों इसी में इंक्लूड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3 इंटू 0 प्लस h ओवर 0 प्लस h, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h बाई h, लेकिन जितना एंगल है उतना ही से डिवाइड करना है और उसको हमने बैलेंस कर दिया यहाँ पर, क्योंकि 3h से डिवाइड करना है तो 3h 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर नीचे और 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। अब इसका वैल्यू कितना होगा 1 फॉर्मूला से, तो वैल्यू 1 इंटू कितना 3, वैल्यू कितना यहाँ पे 1 इंटू 3 वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो आपने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड देखा, यहाँ RHL भी कितना मिल गया आपको 3, LHL भी 3। एट पॉइंट की बात कर लेते हैं एंड अगर फंक्शन ऑफ हम 0 की बात करें, एट x इज इक्वल टू 0 की बात करें तो वैल्यू हमको कितना मिल रहा है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट किया, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट किया, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी एग्जिस्ट किया। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, क्लियरली LHL यहाँ पर इज इक्वल टू RHL। LHL मतलब इसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, कहां गया, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, तीनों इक्वल हुआ। इसका मतलब कि एक इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, कहीं आप भगा कर मत देखें, नहीं तो बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, अपना कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर दें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।